Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट चैप्टर इकोनॉमी का, जो आपके यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी के सिलेबस में आता है, जहाँ पर हम लोग देखेंगे इंडियन रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और एयरवेज, बिकॉज ये चार जरिए है जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, या तो पीपल की या तो गुड्स की। क्लियर? शुरुआत करते हैं इंडियन रोड्स की। क्लियर? इंडियन रोड्स में जो बनाने का जो एफडीआई है, यहाँ पर 100% अलाउड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे की। नेशनल हाईवे बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको NHAI के नाम से आप जानते हैं। अब इंडिया के जितने भी रोड्स है उसमें से 2% जो है वो नेशनल हाईवे, लेकिन वो 2% के रोड 40% का जो ट्रैफिक है वो कैरी करता है। और जो आपके पेट्रोल या हाई स्पीड डीजल के ऊपर सेस लगता है, वो पैसा यूज़ किया जाता है नेशनल हाईवे बनाने के लिए। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा लेंदी नेशनल हाईवेज कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। नीचे दिए हुए टेबल के अंदर आपको अलग अलग नेशनल हाईवे के नंबर और कहाँ से कहाँ वो जाता है वो डिटेल दी हुई है। से फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे नंबर 7 वाराणसी से केप से कोमरिन तक कन्याकुमारी, नेशनल हाईवे नंबर 6 सूरत से कोलकाता, नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली कोलकाता, नेशनल हाईवे नंबर 8 दिल्ली मुंबई। तो इस तरीके से ये सारा दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि जो अगर न्यूज़ में आ रहा है कोई भी नेशनल हाईवे, तो उसको ध्यान रखना है कि ये वाला नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवे जो नेटवर्क है इंडिया का, वो ट्रंक रोड का नेटवर्क है और इसका मालिक कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अब इस मिनिस्ट्री के अंदर ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है, जो कि एक नोडल एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है नेशनल हाईवे को बनाने में, अपग्रेड करने में और मेंटेन करने में। क्लियर? इंडिया के पास एज पर मार्च 2018 1,11,111 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, जो सारे ही मेजर सिटीज़ और स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करता है इंडिया के। क्लियर? अब बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर हाईवे की। तो ये इंडियन बॉर्डर्स को कनेक्ट करता है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, और इसकी बनाने की जवाबदारी किसकी है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO की। इसको फाइनेंस किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और BRO कंसीव्ड हुआ था और आया था 7 मई 1960 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जरिए, ताकि कोऑर्डिनेट किया जा सके, स्पीड डेवलपमेंट आगे बढ़ा जा सके, ताकि अगर रोड डेवलप होगा तो कंपनी आएगी, अवर जवर ईजी हो जाएगी पीपल्स की और गुड्स की। तो ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के अंदर डेवलपमेंट के लिए, स्पीडी डेवलपमेंट के लिए ये नज़र में रखकर बनाया गया था BRO को। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। तो जो BRO है वो इस मंत्रालय के अंदर आता है। BRO के अंदर बॉर्डर रोड विंग्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है, और जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स भी इसमें काम करता है। कौन कौन से है इंटरनेशनल बॉर्डर हाईवे? तो NH1 है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, जो दिल्ली हरियाणा पंजाब के जरिए निकलता है। NH22 इंडिया चाइना बॉर्डर, हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश। NH35 इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, जो वेस्ट बंगाल से निकलता है। NH39 इंडो भूटान बॉर्डर, जो असम, नागालैंड और मणिपुर से निकलता है। NH28A इंडो नेपाल बॉर्डर, जो बिहार के जरिए निकलता है। अब फेमस हाईवे प्रोजेक्ट जो इंडिया के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं, सबसे पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा और नाम भी सुना होगा। तो ये 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट है जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, जो इंडिया की 4 मेट्रो सिटीज़ है, उसको कनेक्ट करता है। फिर आता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो श्रीनगर से निकलकर कन्याकुमारी तक पहुंचता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी कि ईस्ट में असम के सिलचर से लेकर गुजरात पोरबंदर तक वो कनेक्टिविटी देता है। इसके अलावा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये पहला एक्सप्रेस हाईवे है देश का जो NHAI के अंडर में नहीं आता, ये राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया था। इस फिगर के जरिए आप देख लीजिए कि जो ये रेड कलर का पूरा स्क्वायर है, ये क्या है? आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, जो मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करता है इंडिया के 4 मेट्रो सिटीज़ को। फिर ये ग्रीन कलर का श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और ब्लू कलर ये सिलचर से लेकर पोरबंदर, ये है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्लियर? दूसरे फेमस हाईवे की बात करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, NSEW।
ये सेकेंड फेज है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था सरकार के द्वारा। उसके सेकेंड फेज में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाने की बात हुई। इसमें 7300 किलोमीटर्स 4 से 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात की, जिसमें श्रीनगर, कन्याकुमारी, कोची, पोरबंदर और सिलचर को कनेक्ट किया जाएगा। फिर आता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर का है वाया NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोडवे है, जिसमें जो हमारा जो लॉन्गेस्ट टनल है चेनानी नशरी टनल, वो इस हाईवे के ऊपर आती है, नेशनल हाईवे 44। फिर आता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो सिलचर से लेकर पोरबंदर में जाता है, और उसके मेन जंक्शंस नेशनल हाईवे नंबर कौन से यहाँ पर लिखे हुए हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। झांसी उत्तर प्रदेश में ये जंक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का। क्लियर, ये सारे ही कॉरिडोर झांसी में मिलते हैं। मेजर जंक्शंस ये सारे हाईवे नंबर मेंशन्ड है यहाँ पर। गोल्डन कोऑर्डिनेटर हाईवे की बात करते हैं, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। तो ये जाता है वाया अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कटक, जयपुर, कानपुर, सूरत, पुणे, विजयवाड़ा, अजमेर और विजाग के थ्रू। ये लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है इंडिया का और 5th लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड का। इसको शुरू किया गया था एनडीए सरकार के द्वारा, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लीड की जा रही थी 2001 में, और ये कंप्लीट हुआ 2012 में। ये फर्स्ट फेज माना जाता है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, NHDP का, और सेकेंड फेज हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा ही है। स्टेट हाईवेज की बात करते हैं। नेशनल हाईवे, इंटरनेशनल बॉर्डर रोड्स के बाद में हम लोग बात करेंगे स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे जो है वो स्टेट कैपिटल को कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट सेंटर से, यानी कि सपोज आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक मेन हेडक्वार्टर होता है, उससे कनेक्ट किया जाता है, उस सिटी को कनेक्ट किया जाता है स्टेट के कैपिटल से। से फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं गुजरात की, तो गांधीनगर स्टेट कैपिटल है, उस सिटी को कनेक्ट किया जाता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में। जैसे फॉर एग्जांपल अहमदाबाद का स्टेट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अहमदाबाद, बड़ौदा का है बड़ौदा, इस प्रकार से ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा ही। और जो केंद्र है वो सेंट्रल रोड फंड से ग्रांट देता है और फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है राज्यों को जब ज़रूरत पड़ती है ये स्टेट हाईवे बनाने के लिए। महाराष्ट्र के पास सबसे लेंथी स्टेट हाईवे है पूरे देश में अगर हम लोग कंसीडर करें तो। फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवे, अब यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुँच गए। उस डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उस डिस्ट्रिक्ट की, जैसे कि बिजनेस सेंटर हुआ, इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ, उन सब से कनेक्टिविटी पहुँचाने के लिए यहाँ पर रोड बनते हैं डिस्ट्रिक्ट हाईवे। जिला परिषद इसको बनाता है और मेंटेन करता है इन सारे रोड को, और 1/3 जो इंडिया के टोटल रोड है उसमें से 1/3 होता है डिस्ट्रिक्ट हाईवे। अगेन डिस्ट्रिक्ट हाईवे की सबसे ज़्यादा लेंथ कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। फिर आता है विलेज रोड, तो ये कनेक्ट करता है विलेज को अपने नेबरिंग टाउन से। सपोज कोई भी आप एक टाउन लो, उसके आसपास जो भी विलेज होता है उसको जो रोड कनेक्ट करता है उस टाउन से, उसको बोला जाता है विलेज रोड। विलेज रोड को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्राम पंचायत की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च किया था 2000 के अंदर। इसके जरिए 100% सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, यानी कि केंद्र से पूरा का पूरा पैसा आएगा ताकि रूरल कनेक्टिविटी बनाए हो, और अनकनेक्टेड रूरल एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन 500 लोग से उससे ज़्यादा हो तो कनेक्टिविटी पहुँचाई जाए, या तो हिली एरिया, ट्राइबल एरिया, डेजर्ट एरिया के अंदर यहाँ पर क्राइटेरिया दिया है कि 250 लोग होंगे तो वहाँ पर रोड बनेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस वेज इन इंडिया, तो जो एक्सप्रेस वे है वो हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स माना जाता है इंडियन रोड नेटवर्क के अंदर। ये 6 या 8 लेन कंट्रोल एक्सेस हाईवे होते हैं जहाँ पर एंट्रेंस और एग्जिट कंट्रोल किया जाता है स्लिप रोड के जरिए, यानी कि आप डायरेक्टली बीच में से नहीं आ सकते, स्लिप रोड्स के जरिए आप इस एक्सप्रेस वे में जुड़ेंगे ताकि जो कोलिजन या एक्सीडेंट है उसको अवॉइड किया जा सके। करंटली अप्रोक्सीमेटली 1581.4 किलोमीटर के एक्सप्रेस वेज जो है इंडिया के अंदर ऑपरेशनल है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो भारत सरकार का चल रहा है उसका एम है कि जो हाईवे नेटवर्क है उसको एक्सपेंड करना है और एडिशनली 18,637 किलोमीटर यानी कि 11,580 मीटर्स के एक्सप्रेस हाईवे बनाना है 2022 के अंत तक। जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है वो इंडिया का पहला 6 लेन कॉन्क्रीट हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल टोल्ड एक्सप्रेस वे है। जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है वो 302 किलोमीटर का लंबा
लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया का, जबकि जो 14 लेन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है वो वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया का। जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे 95 किलोमीटर लंबा है, ये थर्ड स्टार्टेड एक्सप्रेसवे है इंडिया का जो 6 लेन है और उसके साथ 4 सर्विस लेन है जयपुर सिटी के अंदर। फिर आता है यमुना एक्सप्रेसवे, 6 लेन का है, 8 लेन तक एक्सटेंड किया हुआ है, 205 किलोमीटर का है, कंट्रोल्ड एक्सेस है। ये कनेक्ट करता है ग्रेटर नोएडा को आगरा से। और पहली बार मिलिट्री एविएशन के लिए इंडिया में इंडियन एयरफोर्स ने 21 मई 2015 को सक्सेसफुल लैंड किया था फ्रेंच का डसॉल्ट मिराज 2000 यमुना एक्सप्रेसवे पर राया गांव के पास मथुरा में। क्लियर, ये आपने न्यूज़ में देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। 135 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है जो कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे नंबर 1 एंड 2 को ईस्टर्न साइड ऑफ दिल्ली से, इसलिए इसका नाम है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। वो दिल्ली के ईस्ट तरफ से चलता है। इसका एम क्या है कि जो कंजेस्टेड ट्रैफिक है या तो जो पॉल्यूशन हो रहा है नेशनल कैपिटल को, उसको कम किया जा सके ट्रैफिक को डाइवर्ट करके। ये कहाँ से शुरू होता है? कुंदिल से शुरू होता है हरियाणा के और टर्मिनेट होता है पलवल के पास। और ये कहाँ से गुजरता है? सोनीपत, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और पलवल से। ये इंडिया का पहला हाईवे है जिसमें जो लाइटें हैं वो सोलर पावर से की गई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है हर 500 मीटर के अंदर और दोनों ही साइड पर। उसके अलावा 36 नेशनल मॉन्यूमेंट्स को और शोकेस किया हुआ है और 40 फाउंटेन्स भी उस हाईवे पर लगाया हुआ है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट रोड है जिसमें ऑटो चैलेंज आपका कटेगा अगर आपने ओवर स्पीडिंग किया, क्योंकि वहाँ पर कैमरे लगे हैं और स्पीड को कैप्चर करता है व्हीकल्स के। इसके अलावा इसमें क्या प्रोविजन है कि जितना किलोमीटर आप चले हो उतने ही किलोमीटर के यहाँ पर पैसे काटे जाए। जो एक्सप्रेसवे है उसका आइकॉनिक टोल प्लाजा एंट्री पॉइंट कुंडली पर है और डिजिटल आर्ट गैलरी भी वहाँ पर बनाई हुई है। अराउंड 2.5 लाख ट्रीज को वहाँ पर प्लांट किया गया है उस हाईवे पर। उसके अलावा ट्रांसप्लांट भी किया हुआ है। 8 से 10 साल पुराने जो पेड़ है उनको ट्रांसप्लांट भी किया। अगर हाईवे सपोज बन रहा है और बीच में पेड़ आ रहा है तो उसको काटा नहीं गया, उसको निकाल के दूसरी जगह पर फिक्स किया गया है। और इसके पास ड्रिप इरिगेशन प्रोविजन भी मौजूद है। ये आप देख लीजिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, कितना वाइड है। ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे है, 14 लेन का जिसको बोला जाता है। क्लियर, इसको पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट भारतमाला की। अब रोड की बात करेंगे तो भारतमाला प्रोजेक्ट तो आएगा ही आएगा। अब भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना लॉन्च किया गया था। ये नया एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है हाईवे सेक्टर के लिए, जिसका फोकस पॉइंट क्या है कि जो एफिशिएंसी है रोड ट्रैफिक मूवमेंट का उसको एफिशिएंटली ऑप्टिमाइज किया जा सके पूरे देश के अंदर बाय ब्रिजिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उनको ब्रिज करके ये जो प्रोजेक्ट है वो कवर करता है 34,800 किलोमीटर के रोड को, जो कंप्लीट होगा फेज्ड मैनर में। ये जो रोड है वो बिल्ड किया जा रहा है इंडिया के वास्ट वेस्ट टू ईस्ट लैंड बॉर्डर के ऊपर। अब ये मैप देख लीजिए, जो इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके आसपास ये पूरा का पूरा रोड बिल्ड किया जा रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली 5300 किलोमीटर का होगा, जो गुजरात से निकलकर मिजोरम तक जाएगा। ये क्या रोड नेटवर्क है, क्या लिंक करेगा? जो कोस्टल स्टेट है जैसे कि महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक, और कवर करेगा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम को। ये रोड नेटवर्क है जो इंडिया की टेरिटरी में गारलैंड की जैसे बनेगा। सपोज जो भी आपके बीआरओ ने इंटरनेशनल हाईवे बनाया उसके पैरेलली एक थोड़े से डिस्टेंस में ये पूरा का पूरा भारत परियोजना बनेगा। इसका एम क्या है? एक तो वहाँ के एरिया का डेवलपमेंट करना, टूरिज्म बढ़ाना और सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस के पर्पज से, ताकि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है या तो जो भी हथियार है या तो जो सोल्जर्स है उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके इमरजेंसी के दौरान पर। भारतमाला जो प्लान है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट है, जैसे मैंने आपको बोला डिफेंस के पर्पज से। ये इंडिया का अटेम्प्टेड आंसर है
ताकि जो बॉर्डर एरिया है उसकी रीच इंप्रूव किया जा सके और कनेक्टिविटी और बेहतर की जा सके। राइट अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ विच चाइनाज इम्प्रेसिव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना का यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी है, तो उसके जवाब में ये भारत परियोजना स्पेशली बनाई गई है, उसको ध्यान में रखकर। इसके सिमिलरिटी है सागरमाला प्रोजेक्ट से। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या करता है, अब सपोज भारतमाला ऊपर के लैंड एरिया के इंटरनेशनल बॉर्डर पर बात करता है, तो सागरमाला प्रोजेक्ट क्या करता है, कोस्टल एरियाज को साउथ इंडिया का कवर करता है, नीचे का हिस्सा। तो ये सागरमाला और भारतमाला दोनों कंप्लीट होकर बनता है, पूरा का पूरा एक भारत के आसपास पूरी माला बना के रख देता है, इसलिए इसका सागरमाला और भारतमाला नाम पड़ा है। फिर एक और प्रोग्राम है राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोगता परियोजना। ये रोड डेवलप किए जाएंगे ताकि 100 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट किया जा सके मेजर वाले पूरे देश के। फिर आता है सेतु भारतम। गवर्नमेंट क्या करेंगे, 210 रेल ओवर ब्रिजेस को बनाएंगे 2 साल के अंदर, जिसमें 400 से 500 ब्रिजेस को कवर किया जाएगा स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट के जरिए। यानी कि रोड के बीच में या हाईवेज के बीच में अगर रेलवे क्रॉसिंग आती है तो उस पर या तो ओवरब्रिज बना दिया जाएगा या तो अंडरपास बना दिया जाएगा, एक सेतु बना दिया जाएगा ताकि वो नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी हो रोड्स के ऊपर गाड़ियों के लिए, इसलिए इसका नाम है सेतु भारतम, एक ब्रिज बनाने के लिए। क्लियर? आगे बढ़ता है। धोला सदिया ब्रिज ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर पर एक लॉन्गेस्ट ब्रिज इंडिया का जो है वो इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसका नाम है धोला सदिया ब्रिज। इसकी कैपेबिलिटी क्या है, 60 टन बैटल टंक्स का वजन जो है वो सहन कर सकता है, यानी कि अगेन स्ट्रेटेजिक पर्पस, मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर, ताकि हम लोग गार्ड कर सके चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश के बॉर्डर्स एरिया को। ये जो ब्रिज है ये एक देखा गया है कि एक अटेम्प्ट है इंडिया का, ताकि डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पहुंचाया जा सके सीनो इंडिया बॉर्डर के ऊपर, इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर, ताकि ईजी एक्सेसिबिलिटी हो मिलिट्री के लिए और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, ताकि वो आसाम में आराम से पहुंच सके विथ एयर और रेल कनेक्टिविटी। ये जो कंस्ट्रक्शन है शुरू हुआ था 2011 में, 950 करोड़ रुपए इसमें लागत लगी थी। दूसरा प्रोजेक्ट है जोजिला टनल प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया था, 6,809 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था। जोजिला टनल जो जम्मू कश्मीर के लेह इलाके में है, ये इंडिया का और एशिया का लॉन्गेस्ट और स्ट्रेटेजिक बाई डायरेक्शनल रोड टनल है, जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इलाके से कारगिल और लेह तक पहुंचने के लिए। कहाँ पर सिचुएटेड है, तो एल्टीट्यूड 11,578 फीट की ऊंचाई पर यह मौजूद है। श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे 1A के ऊपर बना हुआ है। 14.150 किलोमीटर लंबा 2 लेन बाई डायरेक्शनल ये सिंगल ट्यूब टनल है, जिसके साथ पैरेलली 14.200 किलोमीटर का लंबा एस्केप टनल भी बनाया गया है। सपोज अगर मेन टनल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ भी गड़बड़ी होती है तो एस्केप टनल से गाड़ियां जो है वो निकल सके। और इसी तरह से ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल बन के आया है। जो कंस्ट्रक्शन है इस प्रोजेक्ट का वो इम्प्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के जरिए थ्रू नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHIDCL के जरिए, जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि EPC मॉडल के ऊपर बनाया गया है, और ये कंप्लीट हुआ है 5 साल के अंदर अंदर। अब अलग अलग टाइप के मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे आने वाले कुछ चैप्टर्स के अंदर या तो वीडियोस के अंदर। सपोज EPC मॉडल क्या होता है, BOT मॉडल क्या होता है, BWT मॉडल क्या होता है, तो ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट मॉडल है जो सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर अलग अलग मॉडल्स के जरिए वो काम करती है, हाईवे बनाती है, टनल बनाती है और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत के अंदर बनाती है। और एक नया भी आया हाइब्रिड मॉडल, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी साहब लेकर आए थे। क्लियर? ये देख लीजिए, ये है जोजिला टनल श्रीनगर से लेह। ये लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब टनल है 14.15 किलोमीटर का। ये सारे ही दिन ओपन रहेगा, ऑल वेदर एक्सेसिबल है। ये इतनी लागत लगी है। ये क्या करेगा, जोजिला पास से क्या हो रहा है, 3 घंटे की जो जर्नी थी उसको अभी 30 मिनट से 15 मिनट तक कम कर दिए। नहीं तो पहले घूम कर जाना पड़ता था, अब टनल के जरिए 3 घंटे को काट कर 30 मिनट में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर?
फिर ये है आपका धोला सदिया ब्रिज, यहाँ पर बना हुआ है इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। तो ये आसाम से अरुणाचल में डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जा रही है, नहीं तो पहले ऐसे घूम कर आना पड़ता था, ठीक है। और इसके आसपास देखिए आर्मी पोस्ट है, ये पूरा का पूरा चाइना बॉर्डर है, तो लोगों के लिए भी और आर्मी वालों के लिए भी जल्दी से पहुंचने का ये एक जरिया बनाया है। ये मोदी ने इनॉग्रेट किया था, 9.15 किलोमीटर लॉन्ग है। ये जो ट्रैवल टाइम है 5 घंटे का कम कर दिया, पहले ऐसा बहुत टाइम लगता था, अब 5 घंटे कम कर दिया अगर आप इस ब्रिज से जाते हैं तो। 2056 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जो डिस्टेंस है असम और अरुणाचल के बीच में 165 किलोमीटर काट दिया है, ठीक है। अब 165 की जगह पर आपको सिर्फ 9.15 किलोमीटर ही चलना रहेगा। ये एफिशिएंट रोड कनेक्टिविटी देता है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 लाख रुपए का फ्यूल जो है हर रोज बचेगा इस ब्रिज के जरिए। इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी देख लेते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम, ये क्या करता है? टोल कलेक्ट करने का काम करता है फास्टैग के जरिए। फास्टैग किस पर काम करता है? RFID टेक्नोलॉजी के ऊपर, ताकि फ्यूल, टाइम और पॉल्यूशन को बचाया जा सके। पॉल्यूशन कम होगा, टाइम कम लगेगा, फ्यूल भी कम यूज़ होगा, लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। लाइन में खड़े खड़े आप इंजन ऑन रखते हैं ताकि गर्मी ना लगे, उससे फ्यूल जलता है, टाइम भी आपका बहुत वेस्ट होता है और पॉल्यूशन भी होता है। तो इन सब से बचने के लिए फास्टैग टेक्नोलॉजी बनाया हुआ है और आई थिंक आपने ये यूज़ भी किया होगा, आपकी गाड़ियों में लगा हुआ होगा या तो आपने देखा भी होगा ये किस तरह से वर्क किया जाता है, ताकि सीमलेस मूवमेंट इंश्योर किया जा सके, ट्रैफिक को कम किया जा सके। और जितने भी टोल प्लाजा है उन सब में अभी तो फास्टैग की फैसिलिटी लग गई है। अब NETC क्या है? NETC डेवलप्ड किया गया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, NPCI के द्वारा 2016 में, ताकि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन किया जा सके टोल प्लाजा के ऊपर फास्टैग के जरिए। फास्टैग एक डिवाइस है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, ताकि टोल पेमेंट डायरेक्टली किया जा सके जब भी व्हीकल उस टोल प्लाजा से निकलता है। ये जो फास्टैग RFID कार्ड है वो आपके विंडशील्ड या तो जो फ्रंट शील्ड होती है गाड़ी की, कांच के ऊपर लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, ताकि कस्टमर्स जब भी उस फास्टैग लेन से गुजरे तो ऑटोमेटिकली जो है वो पेमेंट टोल डिडक्ट हो जाए आपके अकाउंट से। अब RFID क्या होता है? तो ये टैगिंग है और ये सिस्टम किस तरह से काम करता है? स्मॉल रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी कि अगर आपकी जो व्हीकल है उस रिसीवर के पास में जाता है तो वो डिटेक्ट करता है कि हाँ ये वाली गाड़ी है, इसका नंबर ये है, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इसके वॉलेट में इतने पैसे और इतना टोल मेरे को कलेक्ट करना है, ठीक है। ये सब आइडेंटिफाई करके, ट्रैक करके वो आपका जो टोल है वो डिडक्ट कर लेता है। क्लियर? अब रोड की बात कर रहे हैं तो हम लोग मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 की भी बात कर ले, जो हम ये रिसेंटली अभी पिछले साल ही आया था। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ये प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए रोड ट्रांसपोर्ट रेगुलेट किया जाता है भारत के अंदर। इसको अमेंड किया गया था 2019 में और पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था अगस्त 2019 में। अब इसके अंदर क्या क्या नए चेंजेस आए वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक्ट रिफॉर्म्स लेकर आया किस एरिया में? रोड सेफ्टी को लेकर, सिटीज़न को फैसिलिटी देने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, करप्शन कम करने के लिए, ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ये सब किया जा सके, और इंटरमीडिएट्स यानी कि जो मिडलमैन होते हैं या तो जो पैसा खाने वाले लोग होते हैं या तो जो अड़चने होती है उन सबको निकालने के लिए ये एक्ट क्या करेगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और मजबूत करेगा, सेफगार्ड करेगा और गुड सैमरिटन्स को प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि सपोज एक्सीडेंट हुआ है और किसी ने देखा है तो लोग क्या करेंगे, यार फालतू में कौन कोर्ट और पुलिस के चक्कर में पड़े, और वो निकल जाते हैं कि भाई हमको परेशानी होगी, हम क्या नाम है स्टेटमेंट नहीं देंगे, गवाह नहीं बनेंगे। तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, गुड सैमरिटन्स बनाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून बनाया गया है ताकि लोगों की मदद की जा सके एक्सीडेंट के समय पर। और इंश्योरेंस और कंपनसेशन रेजिम के अंदर भी काफ़ी रिफॉर्म्स लेकर आए हुए। आपने देखा होगा इन दिनों कई सारे इंश्योरेंस और अलग अलग पॉलिसीज़ में कई सारे बदलाव आए हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो, फुल इंश्योरेंस हो। इस एक्ट के बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो कंपलसरी हो गया है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स के अंदर, सभी गाड़ियों के अंदर। ये एक्ट नए नए इनोवेशंस और नई टेक्नोलॉजी को वेलकम कर रहा है, जैसे कि ड्राइवरलेस व्हीकल हुआ, ये टेस्ट किया गया था ताकि लाइव एनवायरनमेंट और
एफिशिएंसी के साथ वो काम कर सके। उसके अलावा दिव्यांग लोगों के लिए भी कई सारी फैसिलिटी दी गई है इस मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। उसके अलावा कंपेंसेशन और पोस्ट एक्सीडेंट ट्रीटमेंट की भी बात की गई है, और कैशलेस ट्रीटमेंट, अगर जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट और कंपेंसेशन भी यहाँ पर ऐड करने की बात की इस अमेंडमेंट के ज़रिए। आगे बढ़ता है, रोड सेफ्टी इनिशिएटिव इंडिया में क्या क्या लिए गए वो देखते हैं। तो नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी, तो इस पॉलिसी में कई सारे मेजर्स लिए गए, जैसे कि अवेयरनेस प्रमोट करना, रोड सेफ्टी इंफॉर्मेशन डेटाबेस एस्टेब्लिश करना, सेफर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को एनकरेज करना, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट या सेफ्टी लॉज को एनफोर्स करना वगैरह वगैरह, चाहे वो कोई भी प्रकार का हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या डिस्ट्रिक्ट हाईवेज हो। फिर नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल, ये एक एपेक्स बॉडी है जो पॉलिसी डिसीजन लेता है रोड सेफ्टी के मामले में। फिर एक डैशबोर्ड है रोड एक्सीडेंट डेटा के लिए, जिसके ज़रिए पीपल जो है वो एक्सेस कर सकते हैं रिलेटेड डेटा को या दूसरे इन्फॉर्मेशन को, बोथ स्टेट वाइज एंड नेशनल हाईवे एवरेज को लेकर दोनों ही इंक्लूड हो सकता है। फिर एक ऐप लॉन्च हुआ था वाहन, ये आईसीटी बेस्ड सॉल्यूशन है व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए, और दूसरा ऐप है सारथी, ये लाइसेंस के लिए एक ऐप बनाया गया है ताकि माल प्रैक्टिसेस को कर्ब किया जा सके, करप्शन को हटाया जा सके लाइसेंस या व्हीकल रजिस्ट्रेशन यानी कि आरसी बुक को लेने के लिए। तो वाहन आरसी बुक के लिए, सारथी लाइसेंस के लिए। फिर सेतु भारतम प्रोजेक्ट, ये नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने के लिए बनाया गया 2019 तक। अब कोई भी नेशनल हाईवे के ऊपर आपका रेलवे क्रॉसिंग या कोई भी गांव वाला नहीं आता, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग में आपको रुकना नहीं पड़ता, क्योंकि सेतु भारतम के ज़रिए आपका वहाँ पर फ्लाईओवर बन चुका है। इसका हमने रिसेंटली डिस्कस किया था। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हमने रोड के बारे में डिस्कस किया, इंडियन रोड के बारे में, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर के अंदर। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग रेलवेज, एयरवेज वगैरह वगैरह डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो कमेंट में या तो ईमेल के ज़रिए आप बता सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच।